हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केमिस्ट्री में जनरल ट्रेंड की बात करेंगे। जनरल ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। किसी भी एटम या आयन की रेडियस क्या होती है? देखिए, ये कोई एटम है या फिर आयन है। इस आयन में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और इससे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। अगर ये एटम है तो एटॉमिक रेडियस हो गई, अगर ये आयन है तो आयनिक रेडियस होगी। समझ में आया? किसी भी एटम या आयन के आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या है? एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियस है। अगर एटम है तो एटॉमिक रेडियस और आयन है तो आयनिक रेडियस। ये हमें पता है। किसी भी कैटायन की, अगर मैं कैटायन की बात करूं, कैटायन की रेडियस हमेशा उसके एटम से कम होती है और एनायन की रेडियस हमेशा उसके एटम से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि अगर एनायन की बात करेंगे तो एनायन में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है और अगर हम कैटायन की बात करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं जनरल ट्रेंड। देखिए, जनरल ट्रेंड के हिसाब से लेफ्ट टू राइट चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आउटर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज कम होना चाहिए। जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज में कमी आनी चाहिए, साइज डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। साइज में पहले कमी आती है, फिर लगभग एक समान होता है और उसके बाद में साइज बढ़ता है। अगर हम बात करें स्कैंडियम से क्रोमियम तक की तो साइज कम होता है। क्रोमियम से मैग्नीज की बात करें लगभग एक समान साइज होता है और मैग्नीज से हम जिंक तक की बात करें तो साइज हमेशा इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से। अब बात करते हैं शिल्डिंग इफेक्ट क्या है। देखिए, हम एक ट्रांजिशन एलिमेंट ले रहे हैं, वो भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। ये उसका न्यूक्लियस है। किसी भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है जिसका ये क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों ये सेल है। ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया और इस तरह से ये थर्ड सेल हो गया और ये फोर्थ सेल। इसका आउटरमोस्ट सेल कौन सा हो गया? 4। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है 3d 1 to 10 4s 1 to 2। ये होता है बिल्कुल। और इसमें भी हम स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। देख लीजिए, 21 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने हो गए? 10 12 18 19 और 2 कितने हो गए? 21 इलेक्ट्रॉन्स। ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करते हैं। ये तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों फर्स्ट सेल में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 9 इलेक्ट्रॉन है और फोर्थ सेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। हम फिल करते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2। देखिए, अब आने वाला इलेक्ट्रॉन, जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की ओर आगे बढ़ेंगे तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? कभी भी आउटर मोस्ट सेल में नहीं आएगा, 3D में आएगा। और 3D कहाँ है? आउटर मोस्ट सेल से अंदर वाला। इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज होगी? थर्ड सेल। देखिए, जैसे मैं बात करूं टाइटेनियम की, एक इलेक्ट्रॉन आया
पेनिनटीमेट सेल में। फिर बात क्रोमियम वेनेडियम की, एक और इलेक्ट्रॉन आया, फिर क्रोमियम की एक और इलेक्ट्रॉन आया, और कहाँ आ रहा है? पेनिनटीमेट सेल में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। देखिए थर्ड सेल इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे आउटर मोस्ट सेल पर रिपल्सन बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं वैसे वैसे ये इसको बाहर की ओर धक्का देने की कोशिश करेंगे। हम बढ़ रहे हैं आगे, स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम। अच्छा, इसका साइज कम क्यों हो रहा था? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, जिससे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा था। लेकिन अब एक दूसरा फोर्स भी काम कर रहा है, जो अट्रैक्शन फोर्स के अपोजिट काम कर रहा है। वो क्या है? ये वाला, ये जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो रिपल्सन बढ़ रहा है, और रिपल्सन बढ़ रहा है तो किसके अपोजिट है? ये इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अपोजिट है। तो ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो अट्रैक्ट कर रहा है उस अट्रैक्शन में कमी आएगी। किसकी वजह से? इन थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। या हम ये कह सकते हैं कि ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, पेनिनटीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बचा रहे हैं। ये कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहलाता है? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। देखिए ये शील्डिंग इफेक्ट थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है। जैसे हम मैग्नीज तक आए, क्रोमियम से कहाँ आए? मैग्नीज। तो क्रोमियम और मैग्नीज का जो साइज होता है लगभग सेम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इस वजह से साइज लगभग सेम हो गया। लेकिन जब और आगे चलते हैं तो देखना इलेक्ट्रॉन और बढ़ते जाते हैं। हम बात करें मैग्नीज की, आयरन की, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है ये रिपल्सन फोर्स और बढ़ रहा है। ये रिपेल करेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, और जब रिपेल करेंगे तो ये किससे? जो अट्रैक्शन फोर्स था जिसका न्यूक्लियस था उससे अधिक हो रहा है, उस पर डोमिनेट हो रहा है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इफेक्टिव कौन हो गया? शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव हो गया। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इन पर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग पाएगा और इसका साइज इंक्रीज होगा। और हम कह सकते हैं साइज इंक्रीज होने लगेगा। मैग्नीज से कहाँ तक? जिंक तक साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आ गया? वापस से देखिए, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसमें जनरल ट्रेंड के हिसाब से ये होना चाहिए था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज होना चाहिए था। हालांकि होता है, यहाँ तक चलते हैं तब, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर भी काम कर रहा है, वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज स्कैंडियम से क्रोमियम तक डिक्रीज होता है, उसके बाद लगभग सेम होता है, और उसके बाद मैग्नीज से जिंक तक साइज इंक्रीज होता है। किसकी वजह से? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? जैसे जैसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आगे बढ़ते जाते हैं तो 3D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, या थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगते हैं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, और जब रिपेल करेंगे तो यहाँ पर कौन डोमिनेट हो जाएगा? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर इफेक्टिव हो जाएगा, और जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो कमजोर पड़ जाएगा, और हम कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है।
किसी भी एटम, कोई भी एटम है आइसोलेट एटम, उसके आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई आई। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इसी को कहा है। फिर से सुनिए, मान लो ये कोई एटम है, ठीक है, और आयन भी हो सकता है। जो आइसोलेट है ये इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ होगा। अब हमें ये आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, वो क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे मान लो एक एटम हमारे पास ये है, दूसरा एटम हमारे पास ये है, इसके आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, ये इनके बीच की दूरी और ये इनके बीच की दूरी। अब देखिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कहाँ ज्यादा लग रहा है, यहाँ कि यहाँ? यहाँ ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए हो। तो हम कह सकते हैं इसके आई की वैल्यू या आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अधिक होती है, जबकि इसके आई की वैल्यू कम होती है। सीधे सीधा हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एटम के साइज पर डिपेंड करेगा। अगर साइज अधिक होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी। अब हम बात करते हैं इसके जनरल ट्रेंड की, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और जब साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो सीधी सी बात है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन हम बात करें कॉपर एवं क्रोमियम के केस में। देखिए कॉपर की और क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 3d5 4s1। हम बात करें कॉपर की, ऑर्गन 3d10 4s1। देखिए कॉपर एवं क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी बहुत कम होगी, मतलब फर्स्ट आईवी की वैल्यू कम होगी। आसानी से 4s से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, क्रोमियम का हो गया ऑर्गन 3d5 4s0, कॉपर का हो गया ऑर्गन 3d10 4s2। अब हमें इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब सेकंड आईवी देखना है। फर्स्ट आईवी की वैल्यू कम हो गई क्योंकि 4s में एक इलेक्ट्रॉन था, और बात करें 4s की, आउटरमोस्ट सेल है। अब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कभी भी ध्यान रखना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अदर कॉन्फ़िगरेशन की कंपेयर में मोर स्टेबल होते हैं। इससे सुनिए, हाफ फील्ड एवं फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अदर कॉन्फ़िगरेशन की कंपेयर में मोर स्टेबल होते हैं, जिनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत होगी। मान लो इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकालें तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब अधिक एनर्जी हमें चाहिए होगी तो हम कह सकते हैं कि इनके सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत अधिक होगी। ठीक है, ये किसके केस में है? क्रोमियम और कॉपर के केस। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। देखिए ये एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d 1 to 10 4s 1 to 2 ये तो होता है। अच्छा, अब हम बात करें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जैसा कि हमें दिख रहा है
तो यहाँ पर केवल +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होनी चाहिए जनरल। लेकिन ये +3 +4 +5 +6 ये कर देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि 3D और 4s इनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है। हम बात करें 3D की, 3D स्ट्रक्चर की, 4s की, तो इनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल सकता है। हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। देखिए सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म की सीरीज में हम देखते हैं, इसमें 4s में s इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देख लेते हैं। देखिए स्कैंडियम की बात करें तो s और s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं इसकी टाइटेनियम की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन, वैनेडियम में भी 2, क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाता है 3D में आ जाता है, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 हो जाता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था। मैग्नीज की बात करें 2, आयरन की 2, कोबाल्ट की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन, निकल की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर की बात करें 1 इलेक्ट्रॉन और जिंक की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हो गए 4s के इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें स्कैंडियम में। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। स्कैंडियम की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 3d1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। बात करें हम यहाँ लिख देता हूँ मैं अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3d2 होता है। वैनेडियम में 3। क्रोमियम की बात करें तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 4s से किसमें आ जाता है 3d में आ जाता है। 5 इलेक्ट्रॉन। हम इसकी बात करें मैग्नीज की, वही 5 इलेक्ट्रॉन। हम बात करें आयरन की 4 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट की 3 इलेक्ट्रॉन, निकेल की 2 इलेक्ट्रॉन। बात करें कॉपर की, कॉपर में देखिए 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कौन सा होता है 3d10। तो बताओ कोई d इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है क्या? नहीं है, 0। और जिंक में तो वैसे ही 0 होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखिए, अगर स्टैंडियम की बात करें तो स्टैंडियम केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। केवल कौन सी? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। टाइटेनियम की बात करें तो ये +2 भी, +3 भी और +4, +2 +3 और +4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर हम बात करें वैनेडियम की तो +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर हम बात करें क्रोमियम की तो क्रोमियम +1 भी शो करता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। इसके साथ साथ +2 +3 +6 ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। बात करें हम मैग्नीज की तो ये +2 +4 +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या हम कह सकते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। इसके अलावा +5 भी शो करता है, +5 +7। बात करें हम आयरन की तो आयरन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बात करें कोबाल्ट की तो वही +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बात करें हम निकेल की तो निकेल +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और कॉपर की बात करें तो ये +1 और +2 और जिंक की बात करें तो केवल +2। यहाँ ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है वो देख लेते हैं।
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 के अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। दूसरी बात, जिंक केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसके अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। दोबारा सुनिए, स्कैंडियम केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि जिंक केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हम बात करें किसकी, क्रोमियम और कॉपर की। क्रोमियम और कॉपर दो ऐसे एलिमेंट हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। देखिए, क्रोमियम और कॉपर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। और एक मैग्नीज, अगर हम बात करें मैग्नीज, तो मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। कौन सी शो करता है, +7। सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी यही शो करता है, और इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7। फिर से सुन लीजिए, स्कैंडियम केवल और केवल +3 शो करता है, जिंक केवल और केवल +2 शो करता है, क्रोमियम और कॉपर दो ऐसे एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। और हम बात करें मैग्नीज की, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। अब हम बात करते हैं मेटेलिक नेचर, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की मेटेलिक नेचर। ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेटेलिक नेचर के होते हैं। मेटेलिक नेचर का मतलब ये हार्ड होते हैं। दूसरा, इनका Bp और Mp ये बहुत हाई होता है। फिर हम कह सकते हैं टर्न सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। इसके अलावा हम ये कहना चाहें कि सब इनमें मेटेलिक नेचर क्यों होती है, ये अच्छे मेटल क्यों होते हैं। मेटेलिक नेचर में दो रीजन की वजह से। एक तो क्या कि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत अधिक होता है। दूसरा, इनमें d इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इस वजह से ये मेटेलिक नेचर शो करते हैं। किसकी वजह से, एक तो बहुत अधिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, और दूसरा इनमें d इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब जैसे जैसे अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे मेटेलिक नेचर भी बढ़ती है, और इनकी संख्या जैसे जैसे कम होती है, वैसे वैसे मेटेलिक नेचर भी कम होती जाती है। देखिए, जैसे हम बात करें स्कैंडियम से क्रोमियम तक, देखो अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो मेटेलिक नेचर भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्रोमियम से हम जिंक तक की बात करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो मेटेलिक नेचर भी डिक्रीज हो रही है। मेटेलिक नेचर किस पर डिपेंड करती है, अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इस सीरीज में स्कैंडियम से क्रोमियम तक अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से मेटेलिक नेचर बढ़ रही है। उसके बाद में क्रोमियम से जिंक तक यहाँ पर अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होने से मेटेलिक नेचर कम हो रही है।